जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जो आने वाले एग्जाम में जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के और उनका डिस्क्रिप्शन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न लेते हैं कि राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि राजा राम मोहन ने ब्रह्म सभा की स्थापना की। ये भी एक प्रश्न बनता है कि ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। किस शहर में की है? तो ऑप्शन में दिया गया यहाँ पे बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या बिहार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बंगाल में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना बंगाल के कोलकाता का शहर आता है, तो वहां पे आप टिक कर सकते हैं। इसे बाद में इसे ब्रह्म समाज कहा गया। इनके कुछ और इम्पोर्टेंट काम है। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की है। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की है और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण योगदान था और हुआ है। चलिए आज का हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे हैं। ब्रह्म समाज वाला ये प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है, वर्ष पूछा है 1856, 1854, 1858 या 1857। विधवा महिलाओं को फिर से विवाह करने की अनुमति देता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और 1856 में इसे पारित किया गया था। इसके बारे में देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसने इसको पारित करवाया था, किसके प्रयास था इसमें? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में हुआ था। और करने वाला कौन था? इस समय भारत का गवर्नर था गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। चलिए आज का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस प्रदेश का मूल निवासी था? ऑप्शन में है मोरक्को, यूनान, चीन या इटली। ठीक है, राइट आंसर इसका आप सभी को पता होगा, मोरक्को है। ठीक है, इसको अगर आपको प्रश्न में आता है तो इसको हम लोग अफ्रीका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अफ्रीका का यह मूल निवासी था। तो इब्न बतूता के बारे में देखते हैं कुछ। तो जो इब्न बतूता था वो उत्तरी अफ्रीका का देश था। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका का मोरक्को प्रदेश का प्रसिद्ध नगर था, वहां पे तंजियर का मूल निवासी था। ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी मतलब न्यायाधीश था ये यहाँ पर। ठीक है, 1342 ईस्वी में इसको राजदूत बनाकर चीन भी भेजा था, जहां पर शासक था चीन का तोगन तैमूर, उसके दरबार में यह गया था। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार प्रश्न पूछा गया कि इसने किताब लिखी थी जिसका नाम था रहला, और इसके किताब में मोहम्मद बिन तुगलक के समय कुछ घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, तो इब्न बतूता काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में है मालवा, बहमनी, विजयनगर या बंगाल। तो ऑप्शन सी विजयनगर राइट आंसर है। ठीक है, ये हिंदू राजवंश था। ठीक है, विजयनगर जो था वो मध्यकाल के समय में दक्षिण में एक हिंदू राजवंश था। तो इनकी स्थापना किसने की थी? संगम राजकुमार हरिहर एवं बुक्का, विजयनगर की। तो विजयनगर के अंतर्गत 4 वंश ने शासन किया था। देखते हैं इसको। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1336 ईस्वी में संगम राजकुमार जो हरिहर एवं बुक्का ने इस नदी के किनारे किया था। प्रश्न पूछता है तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये जो साम्राज्य है तुंगभद्रा नदी किनारे कर्नाटक में बसा हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। विजयनगर मतलब जीत का शहर। विजयनगर की राजधानी है हम्पी। ठीक है, और ये वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का भी दर्जा प्रदान किया गया है। तो लाइन से इसमें 4 वंश ने शासन किया था विजयनगर में। यहाँ पर आप देख पाएंगे संगम राजवंश, हरिहर प्रथम एवं बुक्का ने 1336 से 1485 तक। फिर सालू वंश शासन आता है, नरसिंह सालू। ठीक है, 1485 से 1505 ईस्वी तक। टुलू वंश वीर नरसिंह 1505 से 1570 तक। और आरविडू वंश तिरुमल। ठीक है, ये लास्ट राजवंश था। इनको जो वंश है इनके क्रम जमाने के लिए एग्जाम में पूछा गया है कि संगम, सालू, टुलू और आरविडू वंश, इनके संस्थापक भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है,
प्लासी और बक्सर की लड़ाई में किस स्थान पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की? यह लड़ाई जब हुई उसके बाद अंग्रेजों ने किस स्थान पर अपना शासन जमा लिया था? उड़ीसा, अवध, बिहार या बंगाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में इनका शासन बढ़ गया, क्योंकि दोनों युद्ध बंगाल के नजदीक या बंगाल में ही लड़े गए थे। देखते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में, बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी मतलब गंगा ही कहते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून को। कौन कौन लड़ा था? सिराजुद्दौला जो बंगाल की तरफ से थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764 में कब लड़ा गया था? 1764 में 22 अक्टूबर इसको बिहार में लड़ा गया था, बक्सर में। बिहार में पड़ता है बक्सर। तो जो बक्सर का युद्ध है वहां से इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि बक्सर के युद्ध में एक तरफ 3 लोग थे और एक तरफ अंग्रेज थे। 3 लोग में जो पहला है मीर कासिम, ठीक है, बंगाल के नवाब के स्थान पर थे। शुजाउद्दौला थे, ये अवध का नवाब था, मतलब यूपी की तरफ से थे। और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे, ये तीनों एक तरफ थे, ठीक है। और हेक्टर मोनरो जो ब्रिटिश सेनापति थे, ये एक तरफ थे। और इन्होंने क्या हुआ, लड़ाई का नेतृत्व किया था और ये जीत गए थे। हेक्टर मोरो ने जरूर जीता था, लेकिन इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव वापस आते हैं और लड़ाई जीतने के बाद 2 संधि करते हैं अलग अलग, इलाहाबाद की संधि हम जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी कहा जाता है? ये आधुनिक भारत से है। बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब या अवध? नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवध। अवध से ही बंगाल आर्मी में काफी ज्यादा सैनिक भर्ती किए जाते थे, जिस कारण उसे यह कहा जाता है। अवध प्रांत को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। बंगाल आर्मी के लिए बड़ी संख्या में जो सिपाहियों की भर्ती होती थी वो अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से की जाती थी, इसलिए इसको यह संज्ञा प्रदान की जाती है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी लोग। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वह किसका विरोध कर रहे थे? तो प्रश्न यही बनता है कि स्मोक बम किसने फेंका? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका। कहाँ फेंका? दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा, जिसको हम लोग संसद कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बम क्यों फेंके, किसका विरोध कर रहे थे, ये प्रश्न है। ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट, बी ऑप्शन है गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट, सी ऑप्शन है ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, या साइमन कमीशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सोच लेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है। देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में इन्होंने बम फेंका था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और बम फेंकने के साथ साथ कुछ अन्य षड्यंत्र भी थे इनके से जोड़कर लाहौर षड्यंत्र केस के नाम पर इन पर मुकदमा चलाया गया था और बाद में फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था? रॉलेट एक्ट में क्या शामिल था? रॉलेट एक्ट में शामिल था कि भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा देना, बी था सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप, सी ऑप्शन है कि भारतीयों पर खुली गोलीबारी और लाठीचार्ज करना, और डी ऑप्शन है अत्यधिक कर आरोपित करना। यहाँ पे देखते हैं राइट आंसर इसका हो जाएगा कि सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। देखेंगे रॉलेट एक्ट जो है 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश भर में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। इस एक्ट में इंपॉर्टेंट क्या था कि 2 साल तक जो है सरकार किसी मुकदमे में राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी, और सरकार विरोधी किसी भी सामग्री है उसका संग्रहण, प्रकाशन व वितरण पर गैर कानूनी कर दिया गया था। इस कानून को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिना दलील, बिना अपील व बिना वकील का कानून कहा जाता है, और सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित सेडिशन समिति की सिफारिश के आधार पर इसको बनाया गया था। रॉलेट एक्ट नाम क्यों पड़ा इसका? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये बनाया गया था, इसलिए। चलिए हमारे 9वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी? हम लोग खिलाफत आंदोलन पढ़ते हैं, लेकिन ये क्यों हुआ था, किस देश से हुआ था, इसको इस प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन है ईरान, जर्मनी, इजराइल या तुर्की। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। तुर्की में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है।
देखते हैं राइट आंसर इसका। खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत है तुर्की से हुई थी। इसकी शुरुआत 1908 में, हम यहाँ अलग डेट पर मनाते हैं, लेकिन 1908 में खलीफा के प्रभुत्व का उन्मूलन एवं पद की समाप्ति का प्रथम चरण था। प्रथम चरण 1908 में ही तुर्की में शुरू हो गया था। भारत में जो खिलाफत आंदोलन है मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में 1919 में मुंबई में शुरू हुआ। कहाँ शुरू होता है ये? मुंबई में शुरू होता है। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था, ठीक है। अब क्यों हुआ था यह आंदोलन? यहाँ के भारत के जो मुस्लिम थे उनका ये उद्देश्य था कि तुर्की के जो खलीफा हैं, उनके धर्म गुरु हैं, के पद को पुनः स्थापित करना एवं वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंध हटाना था, ठीक है। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न देखते हैं। 1923 में स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, मौलाना आजाद, बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो 1923 में स्वराज पार्टी किसने बनाई, इसका क्या उद्देश्य था, इसके बारे में देखते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चलिए, तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी गठन होता है। प्रश्न पूछा जाए कहाँ पर गठन होता है, तो इसका गठन इलाहाबाद में होता है। किसने किया है? मोतीलाल नेहरू, और CR दास भी कहते हैं, चित्तरंजन दास, ठीक है। जो चित्तरंजन दास थे उसके अध्यक्ष थे, और जो मोतीलाल नेहरू थे वो उनके महासचिव बने पार्टी के, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था कि चुनाव के लिए बात सहमति बन गई थी, और इनका उद्देश्य था कि विधान परिषद का बहिष्कार नहीं करेंगे हम लोग, बल्कि उल्टा करेंगे, हम चुनाव में भाग लेंगे, और चुनाव में भाग लेने के बाद हम जीतेंगे, मतलब निर्वाचित होंगे, और परिषद के अंदर जाकर सरकार में सम्मिलित होंगे और सरकार का विरोध करेंगे, सरकार से हम लोग संघर्ष करेंगे। तो ये भी एक प्रकार का विरोध ही था। पार्टी में बनाओ, पार्टी में जीतो, और पार्टी में शामिल होकर के सरकार का विरोध करो। तो आज के 10 प्रश्न यहीं तक रखते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी कर दें, और साथ ही कुछ अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।